नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चर में। और मैं लवकुश मिश्रा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कक्षा 12वीं के भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर में मिश्रित क्रम में सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग मिश्रित क्रम में कैसे करते हैं। इसके पहले वीडियो लेक्चर मैंने श्रेणी क्रम में भी बता दिया है और समांतर क्रम में। अब हम जानेंगे मिश्रित क्रम में क्या होता है। तो मिश्रित क्रम का मतलब है कि इसमें पहले तो श्रेणी क्रम में कुछ सेल जुड़े होंगे और फिर उसी के जैसा ही उसके नीचे कई सेम टू सेम सेल जुड़े होंगे, तो वो हो जाते हैं मिश्रित क्रम। जैसे देखिए, इसका जो फिगर बनेगा इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से बनाएंगे हम लोग। ये हमारा पहला सेल है, फिर थोड़ा आगे ले चलते हैं, ये दूसरा सेल है, फिर आगे ले चलते हैं, ये तीसरा सेल है। इस प्रकार डॉट डॉट एन सेल, ठीक है। और एन सेल इस प्रकार ये हो जाता है हमारा। ऐसे ही समांतर क्रम में भी जोड़ेंगे। ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, यहाँ पर एन सेल, मतलब श्रेणी क्रम में ये हो गया। अब इसके नीचे जब हम जोड़ देंगे तो ये समांतर क्रम में हो जाएगा। और ये एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। एन सेल श्रेणी क्रम में है। अब इसी के नीचे हम एम बार, ठीक है, एम बार समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। एम बार समांतर क्रम में, यहाँ पर भी एन होगा, एन सेल, और ये भी। अब देखिए, इसका संबंध, ये तीनों सेलों को किसी एक बिंदु से जोड़ेंगे। तीनों सेलों के धन सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे। ये मान लीजिए ये हमारा पॉइंट है ए। ऐसे ही हम यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं बिंदु बी, और बिंदु बी का संबंध हम इसी से जोड़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे इसमें एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे जो कि बाह्य रेजिस्टेंस होगा, ये है। अगर आपका मन है तो यहाँ पर एक कुंजी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा सर्किट यहाँ पे पूरा हो जाता है। बाह्य रेजिस्टेंस कैपिटल आर, और इसमें आंतरिक रेजिस्टेंस है, आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। आंतरिक प्रतिरोध है यहाँ पे स्मॉल आर। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल आर से और बाह्य प्रतिरोध को कैपिटल आर से। अब इसमें आगे देखिए, यहाँ पर मिश्रित क्रम में कुल सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यानी जो सेल यहाँ पे जोड़े गए हैं सभी सेलों को श्रेणी क्रम में, ऐसे सेलों को समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं। यानी यही सभी सेल किसमें जुड़े हैं, सेम टू सेम समांतर। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो कितने बार जुड़े हैं, एम बार। श्रेणी क्रम में कुल कितने सेल जुड़े हैं, एन सेल। यानी श्रेणी क्रम में जो सेल जुड़े हुए हैं वो एन सेल है। और इस तरीके से कैसे होंगे, एम बार। जैसे आप प्रेयर में, स्कूलों में, आप अपने कॉलेज में प्रेयर करते हैं तो वहाँ पे जब खड़े हो जाते हैं तो आप देखते हैं पहले 9th 10th, ठीक है, 11th 12, इस प्रकार की जो लाइनें बनी होती हैं सबकी अलग अलग होती हैं। तो अगर मान लीजिए एक लाइन में 50 स्टूडेंट हैं 9th के, तो इस तरीके से 9th में भी 50 है, 10th में भी 50 है, 11th में भी 50 है, 12th में भी 50 स्टूडेंट है। तो ये जो 50-50 की सीरीज जा रही है वो समांतर में होगी, और एक लाइन में जो 50 है वो श्रेणी में हो जाएंगे,
ठीक है, यानी ये श्रेणी में है और जब ये नीचे बढ़ने लगते हैं तो समांतर में हो जाएंगे। यानी n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, कितने बार जोड़े गए? m बार। ठीक है, ये m बार जोड़े गए हैं। अब देखिए आगे, अब कुल अगर सेलों की संख्या निकालना है तो ऐसे कुल कितने हैं n और ऐसे कितने हैं m, तो n में अगर m का गुणा कर देंगे तो इसमें जितने भी सेल लगे होंगे वो सेलों की संख्या आ जाएगी। मान लीजिए अगर एक लाइन में यहाँ पे 10 सेल है और कुल ऐसे 4, मतलब श्रेणी क्रम में 10 सेल जुड़े हैं और ऐसे 4 लाइनें हैं, तो 4 का गुणा m का मान 4 हो गया और n का मान 10, 10 में 4 का गुणा 10 चौके पूरे 40 सेल जुड़े होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसे कहते हैं कि प्रत्येक कतार में n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो ये हो जाते हैं कतारों की संख्या। इन सेलों की m कतारें समांतर क्रम में जुड़ी हैं, ये समांतर क्रम है। ठीक है, अब देखिए, माना प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E लिख लेते हैं, यानी सभी सेलों में हम जो विद्युत वाहक बल यहाँ पर लेंगे E लेते हैं। इस तरीके से जितने भी हमारे पास यहाँ पे सेल हैं, और विद्युत वाहक बल की जो दिशा होती है वो होती है विद्युत धारा की दिशा, यानी ये इस तरीके से चलता है। ऐसे मान लेते हैं ये जो सेल धारा दे रहा है I दे रहा है, ऐसे आगे जाएगा, ये डायरेक्शन हो गया हमारा। कुंजी को K से बेस करते हैं। ठीक है, तो n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इसके प्रत्येक सेल के विद्युत वाहक बल यहाँ पर E मैंने मान लिया है, और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r तथा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R। यानी जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है वो स्मॉल r है, ठीक है ना, और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो अगर हम कुल विद्युत वाहक बल निकालें, ठीक है, कुल विद्युत वाहक बल निकालें तो यहाँ पर लिखेंगे कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल। अभी मैंने क्या कहा कि विद्युत वाहक बल को E से, और कुल कितने सेल हैं n, तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिखेंगे, सभी सेल जुड़े हैं E धन E धन E धन E धन, ये डॉट डॉट डॉट, कुल कितने सेल हैं? n सेल। ठीक है ना, n सेल, और जब ये E धन n सेल है तो यहाँ पर ni। ठीक है, ये पूरा हो जाएंगे, कुल विद्युत वाहक बलों की जो संख्या होगी वो ni हो जाएगी। इसमें हम सेल का कुल आंतरिक प्रतिरोध R1 मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध R1 हो तो क्या होगा? R1। ठीक है, से R1 मान लिए तो आप जानते हैं समांतर क्रम में जो सेल जुड़ते हैं, यहाँ पे समांतर क्रम का सूत्र आप सब जानते हैं, 1/R1 बराबर 1/, अब पहले सेल का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है? अगर हम एक सेल का कुल प्रतिरोध निकालें, ठीक है, तो R धन कुल कितने सेलों में लगे हैं? n सेलों में, तो nr हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा nr प्लस 1/nr प्लस डॉट डॉट m बार में, और ये हो जाएगा हमारा 1/R1 इज इक्वल टू m/r
एन आर। क्लियर है ना। अब देखिए इसे व्युत्क्रम कर दें तो R1 इज इक्वल टू एन आर बाई यम। ठीक है, तो इस तरीके से कुल प्रतिरोध बराबर कुल प्रतिरोध कुल प्रतिरोध क्या है? कुल प्रतिरोध हो जाएगा R1 प्लस R, यानी कुल प्रतिरोध में आंतरिक प्रतिरोध भी हो जाएगा और बाह्य प्रतिरोध भी हो जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू है हमारे पास एन आर बाई एम, बाह्य का आर है, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा एन आर प्लस एम आर। क्लियर है ना। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे ये हमें लिखना है सूत्र। अब सूत्र जानते हैं, हमने बताया था कि विद्युत धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। ठीक है, और कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पे हमारा हम माने थे या नहीं, और कुल प्रतिरोध मानेंगे एन आर प्लस एम आर बाई एम। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आगे की ओर बढ़ें तो ये यम जो है चला जाएगा ऊपर यहाँ पे, तो हो जाएगा एन एम ई अपान एन आर प्लस एम आर। ठीक है, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए, जहाँ प्रत्येक कतारों में यन क्या है? प्रत्येक कतारों में सेलों की संख्या। यहाँ पर जहाँ में हम लोग लिखेंगे, जहाँ यन प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या है, तो यन क्या है? प्रत्येक कतार में सेलों की संख्या। ठीक है ना। और यम क्या है? यम है कतारों की संख्या। यम कतारों की संख्या है। आर है स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल आर बाह्य प्रतिरोध, और ई मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, ई हमारा है विद्युत वाहक बल। इसमें लिखा हुआ है कि आई का मान अधिकतम तब होगा जब एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम होगा। यानी अगर इसका मान अधिकतम तभी होगा जब एन आर प्लस एम आर का मान अधिकतम होगा। जैसे देखिए, अभी यहाँ पे मैंने ये सूत्र बताया था। ठीक है, ये सूत्र बताया था, अगर इस नीचे वाली वैल्यू का मान अधिक हो जाएगा तो आई का मान कम हो जाएगा। अगर आई का मान कम हो जाएगा, ये वाला नीचे एन आर प्लस एम आर का मान कम कर दें तो आई का मान अधिक हो जाएगा। नीचे का अधिक करेंगे तो आई का मान कम, और ये वाला कम तो ये अधिक। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि एन आर प्लस एम आर बराबर अंडर रूट एन आर माइनस अंडर रूट एम आर का होल स्क्वायर, और प्लस 2 अंडर रूट एन आर इंटू अंडर रूट एम आर। अभी इसको जब आप खोलोगे ना तो यही आ जाएगा, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख दिए हैं। क्लियर है, कोई संदेह नहीं चाहिए किसी को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब इसी चीज़ को ऐसे लिखे हैं। अभी इसको खोलोगे तो यही आ जाएगा। अब देखिए, समीकरण 2 से यह स्पष्ट होता है कि एन आर प्लस एम आर का मान न्यूनतम तब होगा जब अंडर रूट एन आर माइनस एम आर स्क्वायर का मान न्यूनतम होगा। कहने का मतलब ये है, ये मान न्यूनतम कब होगा? जब इसको न्यूनतम करेंगे। ठीक है, और जब ये न्यूनतम तभी होगा जब ये कम होगा, और ये कम हो गया इसका मतलब इतना कम हो जाएगा, इसका मान क्या हम मान लेते हैं? 0। क्लियर है ना। और जब ये 0 हो गया ना, ये जब 0 हो गया
तो अभी इसको इधर पक्षांतर करोगे तो यह आ जाएगा और दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो एन आर बराबर एम आर। अब एन आर बराबर एम आर, यहाँ से कैपिटल आर की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर की वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा स्मॉल एन आर बटे स्मॉल एम, ये कैपिटल आर की हो गई ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास आर बराबर एन आर बाई एम, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण एक में एन आर बराबर एम आर रखने पर, ठीक है, क्या रखेंगे, एन आर बराबर एम आर। वो समीकरण कौन है जरा देखिए, ये देखिए समीकरण 1 में एन आर बराबर एम आर यहीं पे रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास मिलेगा, ये देखिए ये हमारे पास मिला हुआ है ऑलरेडी पहले से ही। जैसे ही समीकरण 1 में रखेंगे ना एन आर बराबर एम आर, यानी जहाँ पे स्मॉल एन आर था वहाँ पे कैपिटल एम आर, तो ये एम से एम कैंसिल हो गया, ये आ गया आई मैक्सिमम बराबर एन आई बाई 2R। तो इस तरीके से ये हमारा फार्मूला प्राप्त होता है। और हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे थे धारा का अधिकतम मान मिश्रित क्रम में। अधिकतम तभी होगा जब नीचे वाली वैल्यू का मान न्यूनतम होगा। तो ये है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये बहुत ज़्यादा प्रयोग में आता है, इसलिए इसे याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।